करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ आशुतोष भोले भंडारी, उनके चरणों में सादर नमन वंदन करते हुए अपने सभी परिचितों पूर्वजनों परिजनों के लिए सुख स्वास्थ्य संपदा सौभाग्य की कामना करता हूँ। भैया जी उवाच का ये अंक प्रारंभ करने की आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। माता वाणी से अनुरोध है कि मेरे मुख से कोई ऐसी बात न निकले जिससे कि किसी को लेश मात्र भी ठेस लगने की गुंजाइश हो। ठेस लगने की बात नहीं है, ठेस लगने की गुंजाइश भी ना हो। मेरी माता रानी से प्रभु से यही प्रार्थना है। आज मैं आपके पास 2-3 दिन बाद आया हूँ। पहले तो मैं आज आपको बताऊं कि आज क्या बल्कि पिछले 3 दिन से मौसम ऐसा हो रहा है, वर्षा रानी ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि कहीं घर से निकलना दूभर है। घर से निकल नहीं पाते। बाहर सड़कों पर थोड़ा थोड़ा पानी, जहाँ पानी नहीं है वहाँ कीचड़। बाहर निकलना, वैसे भी इस उम्र में फिसल के गिरने का डर रहता है। शारीरिक रूप से फिसल के, मानसिक रूप से कहीं नहीं फिसलते, शारीरिक रूप से फिसल के गिरने का डर रहता है। तो इसलिए एहतियात के तौर पर कहीं निकलते नहीं। और जब घर से बाहर नहीं निकलते तो निश्चित रूप से फिर बाहर की तो किसी की बात कुछ करने का औचित्य है ही नहीं। कुछ पता ही कुछ नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। केवल समाचार पत्र के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से जो पता चल जाता है वही हो जाता है। इसके अतिरिक्त और कुछ पता नहीं। शहर का तो बिल्कुल कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपसे वो बात करूंगा जो मेरी अपनी है, मेरे अपने मन की है और मेरे अपनों की है। क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जो हम आपस में अपनी बात कर सकें। आपने देखा होगा, हम अक्सर जब भी पटल पर आते हैं, हमारे साथी जब आते हैं, मेहमान आते हैं, वो सब हमेशा जब भी बात करते हैं समाज की बात करते हैं। और करनी भी चाहिए, क्योंकि अब सामाजिक प्राणी है तो समाज का चिंतन तो करना आवश्यक है।
समाज की बात करनी चाहिए। लेकिन फिर हमारा क्या, हम अपने मन की बात कब करेंगे? हम एक दूसरे से मिलते हैं, काशी मीट बनारसिया में कितने बड़े स्नेह के साथ में एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे से बातचीत की, हाथ मिलाए, तो मन से मन मिले, दिल से दिल मिले, विचारों से विचार मिले, नैन से नैन मिले, वाणी से वाणी मिली। तो ये अवसर बहुत कम मिलते हैं, और ये जब भी मिलते हैं जब हम बाकी सारी चीजों की चिंताएं छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि हमें अपने परिवार को मजबूत करना है, हमें अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करना है। हाँ, मानता हूं मैं कि कभी कभी कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कहीं भी स्वाभाविक है। इसलिए उसके लिए किसी प्रकार का मन में मलाल रखना, कोई दुख रखना, कोई पश्चाताप वाली बात हो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी बार अनजानों में कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, अनजाने में ऐसे हो जाते हैं कार्य कि हम समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया। और अब तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये सोशल मीडिया की या आईटी की एक जबरदस्त क्रांति है। हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं आप सब जानते होंगे। हमारे या किसी के भी मोबाइल को वो हैक कर लेते हैं और फिर उसके बाद में उस पर अपना कार्यक्रम चला देते हैं। तो मान लिया यदि कोई हैक करके कोई कुछ कार्यक्रम हमारे में चला दे, तो उसमें हमारा क्या दोष हो सकता है? इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस व्यवस्था को समझना बहुत आवश्यक है। ये जो उन्नति हुई है इस सोशल मीडिया पर, इस उन्नति को समझना बहुत आवश्यक है। और न केवल समझना आवश्यक है, अपितु इसके प्रति सावधान रहना भी उतना ही आवश्यक है। बहुत सी बार ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अकाउंट से क्या हो रहा है। सामान्य रूप से थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आपके अकाउंट को हैक किया और अपना मनचाहा कार्य किया और उसके बाद में फिर फ्री छोड़ दिया। हमेशा के लिए नहीं रखते हैकर्स, कभी भी हमेशा के लिए नहीं रखते किसी भी अकाउंट को। केवल 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत ज्यादा आधा घंटा, इससे ऊपर कभी नहीं रखते। जिनको ज्यादा लोगों से संपर्क करना होता है वो लोग अधिक देर तक हैकिंग करके रखते हैं किसी अकाउंट की। जिन्हें कुछ छोटा मोटा काम होता है, क्योंकि आजकल हैकिंग की जब व्यवस्था शुरू हो गई है, जब लोग बाग हैकिंग करने लगे हैं, तो फिर छोटे छोटे काम के लिए भी कर देते हैं। मान लिया मुझे कोई काम नहीं आता, मैं सोशल मीडिया पर किसी काम को नहीं कर पाता हूं, और आपको जानकारी है, आप किसी वजह से मेरे अकाउंट को हैक कर लेते हैं, तो बस कुछ नहीं, केवल 2 मिनट के लिए आपने मेरे अकाउंट को हैक किया और जो काम मैं नहीं कर पा रहा था उस काम को आपने किया और उसके बाद में छोड़ दिया मुझे। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या किया, या अगर जानकारी है तो जानकारी के बाद में फिर मेरे तो बस में कुछ रहा नहीं। इसलिए उसके लिए, उस विषय के लिए, उस बात के लिए मन में कोई क्षोभ रखना या मन में किसी प्रकार की कोई पश्चाताप की भावना लाना या कोई दुख प्रकट करना, कोई सॉरी करना, उससे कोई लाभ नहीं है।
यदि हम जानते हैं कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो परिजन हैं, जो हमारे साथ लगातार उठते बैठते रहे हैं, बातचीत करते रहे हैं, यदि वो किसी कारण से, यदि हमें ऐसा अनुभव होता है कि वो इस समय हमसे कुछ दूर हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि दूध के फटने का कारण केवल नींबू के रस की चंद बूंदें होती हैं। वो चंद बूंदें पूरे दूध को फाड़ देती हैं और फिर उसके बाद में उसको सिला नहीं जाता है। वो परेशानी वाली बात होती है। इसी हम ये इस प्रकार का प्रयास कभी भी हम लोगों में से किसी के द्वारा किसी के लिए भी, यहाँ तक कि अपने परिजनों की बात नहीं है, अपने जो समाज है उसमें से भी किसी के लिए कोई इस प्रकार की कार्य, इस प्रकार की कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए जो कि अलगाव वाली सोच को प्रदर्शित कर सके। आइए, अब चूंकि मेरे साथी यहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए अब मैं अपनी मूल बात पर आता हूँ। अभी तक तो मैं केवल अपने मन बहलाव की बात कर रहा था, अब मूल विषय पर आता हूँ। मित्रों, आपको संभवतः आश्चर्य हो कि अभी 3 दिन पहले संभवतः मैंने अपने मित्र सूची की संख्या को 597 बताया था, 597, यानी वहाँ 600 पूरे नहीं हुए थे। अपेक्षा की थी कि 600 कब पूरे होंगे, मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा था। शाम तक होते होते वो 600 हो गई। और आपको एक बहुत ही आश्चर्य की बात बताता हूँ कि उसका प्रभाव कुछ इस प्रकार का हुआ कि ईश्वर की कृपा से और आप सब शुभचिंतकों की शुभकामनाओं के बदौलत आज की इस समय की तारीख में मेरे पास 625 मित्र हैं मेरी सूची में। जब मैंने इसका विश्लेषण करना चाहा कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ रहा है, तो मुझे इस बात का ज्ञात हुआ कि अभी पिछली 15 जून को जो भोपाल के कार्यक्रम में सम्मिलित होना हुआ, वहाँ जो विजिटिंग कार्ड का वितरण हुआ, वहाँ जो लोगों से बातचीत हुई, वहाँ जो विचार विमर्श हुआ, वहाँ जो एक दूसरे की रचनाओं को सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ जो 6, 7, 8 घंटे एक साथ बगल में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, ये उसका असर हुआ। ये अब धड़ाधड़ ऐसे लोगों की मित्रता प्राप्त हो रही है जिनमें से अधिकतर भोपाल में हमारे साथ मिले थे। ये बात मैं केवल किसी मजाक के लहजे में नहीं बता रहा, या इसको बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का, इस बात को जो उजागर करने का मंतव्य है वो ये है कि हमारे जो भी साथी संपर्क में आते हैं, जो भी, उनसे यदि हम अपने मन की बात करें, उनके मन की बात सुने और छोटा सा प्रयास करें, बहुत छोटा सा प्रयास करें, केवल इतना भर कि जो साहित्यकार बंधु हैं उनको ये बताएं कि आप का विस्तार कहां से कहां तक हो सकता है। इस पटल से केवल 1 माह के लिए जुड़ने पर, केवल 1 माह के लिए 199 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत से, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जो कि प्रतिदिन शाम को
इससे अधिक का कुछ सेवन कर लेते हूं, या एक समय यदि बाहर से भोजन मंगवा लें केवल अपने लिए, और किसी के लिए नहीं, केवल अपने लिए, तो वो भी इस राशि से अधिक होगा। बहुत से मित्र तो ऐसे होंगे जो कि मैं समझता हूं 2 दिन में या 2 दिन से भी कम समय में इतनी राशि का धुआं उड़ा देते हो। और वो साहित्यकार हैं, बड़े नामचीन, किसी छोटे मोटे या गरीब मजदूर की बात नहीं कर रहा हूं, नामचीन साहित्यकारों की बात। तो वो यदि उसको थोड़ा सा रोक करके, केवल समझने पर वाली बात है, उसको थोड़ा सा रोक करके यदि वो विश्व के अनेकों देशों में अपनी बात को, अपनी रचना को, अपनी प्रतिष्ठा को महीने भर तक खूब अच्छी तरीके से डंका बजा करके पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको हमारे साथ आ जाना चाहिए। और यदि उनको हम इस प्रकार से समझाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ साथी हम हमारे साथ अवश्य ही आ जाएंगे। हमारे पास बेल्जियम में भाई कपिल कुमार बेल्जियम जी हैं, कपिल कुमार जी हैं। नेपाल में सतीश चंद्र सजल जी हैं, बहन संतोष तुलसियान जी हैं। सिक्किम में ऋतु गर्ग जी हैं। तेलंगाना में अपनी क्या कहते हैं वो हैं, बहन तस्लीम फातिमा जी हैं। अहमदाबाद में मधु प्रसाद जी हैं। और स्विट्जरलैंड में आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी भी वहां प्रवास करती हैं, और वहां उनका बेटा भी है। डालस टेक्सास में हमारे पास 3 साथी हैं, 3 या 4 है मेरे ख्याल से, 4 साथी हैं। और उनमें से एक साथी हमारा इतना मजबूत स्तंभ है जो कि उस राज्य में हिंदी के कवि सम्मेलन भारतीय कवियों को बुला करके प्रतिवर्ष कराते। हम क्यों नहीं इस बात का प्रचार प्रसार करते? देखिए, आपके मित्र जब इस बात को समझेंगे कि हमारी संस्था में ऐसे लोग हैं जो कि भारत के कवियों को बुला करके विदेशों में पढ़वाते हैं, तो मैं समझता हूं वो 199 की जगह 299 और 399 भी खर्च करने को तैयार होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, पद और पैसे को अतिरिक्त बना देना चाहता है, उसमें लगातार बढ़ोतरी चाहता है। ये मनुष्य की कमजोरी है, इच्छाएं हैं, ये मानवोचित इच्छाएं हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात है, ये मानवोचित इच्छाएं हैं। मेरे मन में भी ये है कि मेरे पास भी ये सब कुछ हो और लगातार बढ़ता रहे। तो जो ये एक मूल प्रवृत्ति है, हम इसको क्यों नहीं आगे बढ़ा करके, उसको सामने रख करके, उसकी आवश्यकता को बताते हुए, उसकी जरूरत को बताते हुए क्यों नहीं हम प्रचार प्रसार करते? ये मेरी अपने साथियों से अनुरोध है। जो इस समय सुन रहे हैं वो इस बात पर विचार करें। और मैं समझता हूं कि जैसे ही ये वर्षा रुके तो भोलेनाथ का नाम लेकर के एक बार अपने मित्रों के पास घूमिए और इस विषय की चर्चा कीजिएगा कि आपकी संभावनाएं कहां से कहां तक बढ़ रही हैं।
निश्चित रूप से हमें सफलता भी मिलेगी। और ये तो पक्का है कि जो आदमी एक बार आ जाएगा, जो जुड़ जाएगा, उसके फिर जाने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। हमारे यहाँ जबरदस्ती वाली बात नहीं है, कभी भी जबरन वाली बात नहीं है कि जो अंदर आ गए सो ठीक है, बाकी फिर बाद में दरवाजा बंद कर दो ताकि बाहर ना जाने पाए। नहीं। जब हमारे यहाँ समय की बाध्यता नहीं है, प्रस्तुतियों की संख्याओं की बाध्यता नहीं है, हर प्रकार के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए, हर प्रकार के कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, हर प्रकार की कार्यशालाओं को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग बटन दे दिए गए, तो फिर कहाँ दिक्कत है? फिर बाहर जाने का मतलब क्या है? हर व्यक्ति के विस्तार के लिए, उसकी प्रतिभा के उन्नयन के लिए जब हमने सारी व्यवस्थाएं ईश्वर की दया से तैयार हो गई हैं, तो फिर हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं, इसका प्रचार प्रसार करें। जानिए, समझिए इस बात को, इस मूल तत्व को समझिए और उसके आधार पर फिर आगे बाहर निकल करके चेष्टा करें। निश्चित रूप से देखिए, एक बात मैं अभी पीछे सुन रहा था कि लोग बाग कहते हैं कि भाई भाग्य में कुछ होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में जितने सदस्य होंगे उतने मिल जाएंगे। नहीं, भाग्य नाम की चीज कुछ ऐसी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वो जब तक फलदायी नहीं है जब तक कि उसके अंदर कर्मठता ना हो। आप कितने भी सिद्धांत बना करके छोड़ दीजिएगा, सिद्धांतों को आप भाग्य मान करके चलिएगा, लेकिन यदि उन सिद्धांतों का पालन कर्म, यदि उसकी परिणति कर्म के रूप में नहीं होती है तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। जो हमारा प्रारब्ध है वो भी भाग्य और कर्म दोनों को मिला करके होता है, अकेले भाग्य से नहीं, अकेले कर्म से नहीं, दोनों जब मिलते हैं। मैं तो आप जानते हैं बैंक वाला व्यक्ति हूं, तो बैंक की ही भाषा में बात करूंगा। मैं समझता हूं संभवतः लगभग सभी ने किसी न किसी बैंक में अपने जरूरी आभूषण पत्रावली रखने के लिए लॉकर ले रखा होगा, और वो सब जानते हैं कि लॉकर जब तक नहीं खुलता जब तक कि दोनों की चाबी नहीं लग जाती, ग्राहक की और मैनेजर की। अर्थात भाग्य और कर्म जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक हमें जो हमारा अभिष्ट है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ये मैंने आपको आज एक बहुत छोटा सा अपनी बुद्धि से एक छोटा सा सूत्र आपको निकाल करके दिया है। इस पर आगे बढ़ें और फिर देखिएगा कि परिणाम किस प्रकार से आपके पक्ष में आने प्रारंभ हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मौसम चूंकि थोड़ा वर्षा वाला है और आज से ही नई कार्यशाला भी प्रारंभ हुई है जो कवि के साथ कॉफी पटल के नाम से 25B पर चलेगी। ध्यान रखिएगा, कार्यशाला 25B पर चलनी है और उस कार्यशाला का नाम है सावन आयो रे। आज से लेकर के 4 तारीख तक वो लगातार चलनी है। मेरा अपने सभी साथियों से, मित्रों से, वो चाहे इस पटल के सदस्य हैं, मीट मेंबर हैं या नहीं हैं, सबको खुले तौर पर आह्वान है कि वो डॉक्टर सत्या के 25B में पहुंच करके सावन आयो रे नाम पर अपनी प्रस्तुति, अपना वाचन, अपना लेखन प्रस्तुत करें। जितनी बार चाहें उतनी बार करें, 24x7 करें।
हम चाहते हैं, हम देखना तो चाहते हैं कि आखिर आपके अंदर ऊर्जा कितनी है। अपनी पूरी ऊर्जा को समाहित कर दीजिएगा, हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी पटल पर। तब तक के लिए आगे।